चलिए तो आते हैं 21 सितंबर 2014 प्रश्न नंबर 1 पर सीडीपी का। और सबसे खतरनाक सेशन आप सभी को पता है, आज का सबसे खतरनाक 14 में पूछा था। प्रथम प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में किसके द्वारा समर्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो भाई जितना मन उतना करिएगा परीक्षा, तो गलत हो गया। बी कहता है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाता है। तो ये भी केवल स्पेशल पारस्परिक पद्धति को ही सुदृढ़ बनाने के लिए कह रहा है, बाकी को नहीं। तो ये आपका गलत हुआ। ये कहता क्या है 3 में, एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है, ये बेटर है, विविधतापूर्ण वाला, समृद्ध वाला। और डी है कि सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो कह रहा है कि सहयोग को कम करिए, व्यक्तिगत गतिविधियों को क्या करिए, अधिक करिए। तो किसी भी को अधिक नहीं करना है, इसलिए आपका ये क्या हुआ, गलत हुआ। तो पूरे ध्यान से इसको करिए। आज का सेशन बहुत मजेदार है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मानव विकास डैश है, नहीं, दोनों है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। आपके कैसा मात्रात्मक कैसे, तो आपका लंबाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बचपन से, तो उसको कहते हैं मात्रात्मक। और गुणात्मक माने आपका बुद्धि जो है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, पहले से बढ़ा है। तो मानव का जो विकास हुआ है और दोनों तरीका से हुआ। चलिए अगले पर आते हैं। आज का सेशन ऐसे भी हीरो वाला सेशन है, काफी मजेदार सेशन है। कहता है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है। आनुवांशिक एवं वातावरण मारेंगे, सबसे बेटर, क्योंकि इसमें दोनों है। आप कहिए व्यवहार वातावरण, तो व्यवहार नहीं होगा, वातावरण और जीव विज्ञान नहीं होगा। सबसे बेटर है कि भाई आनुवांशिकता के साथ किसको लेंगे, पर्यावरण को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, बताएं। देखिए निष्क्रिय मतलब, देखिए स्वास्थ्य क्लब में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से विद्यालय होता है द्वितीय संस्था, उसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य क्लब क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। परिवार प्राथमिक हो जाएगा, इको क्लब भी हो जाएगा, सामाजिक वाला। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय हमको बताइए, ये सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी की बात कर रहा है। तो कभी भी आपसे पूछेगा सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी बताइए, तो सार्वजनिक क्या मानेंगे, पुस्तकालय ही मानेंगे, ठीक है। सक्रिय में ये तीनों है। इको क्लब जो पार्क होता है ना, उसको इको क्लब कहते हैं, ठीक है। पार्क को कहते हैं इको क्लब, उसमें सब कोई जाता है। तो सक्रिय है कि निष्क्रिय। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय वो निष्क्रिय हुआ, भाई कोई गया कोई नहीं गया, बहुत कम लोग ही जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय में, कोई जाता है नहीं जाता है। चलिए प्रश्न है, ये पुस्तकालय मतलब ये मत समझिए कि वहाँ पे पुस्तक है, बहुत ऐसा पुस्तकालय जहाँ केवल भवन ही पड़ा है, सार्वजनिक वाला में है कि नहीं। सरकार ने बना दिया है पुस्तकालय, वहाँ जाइए, कोई भी पुस्तक का सुविधा नहीं है, जाइए बैठिए, बस यही सुविधा, वो बैठने का सुविधा नहीं, नीचे बैठिए। हाँ एक सामुदायिक भवन है, उस तरह का पुस्तकालय। हाँ तो निष्क्रिय है सामाजिकरण का। चलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग ही जाएंगे। चलिए वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा करती है। देखिए वाइगोस्की साहब ने सामाजिक बोला है, वाइगोस्की साहब ने सांस्कृतिक बोला है, वाइगोस्की साहब भाषा बोले हैं, लेकिन जैविक वर्ड जो है ना, ये वाइगोस्की साहब का नहीं है, ये पियाजे साहब का है। देखिएगा आज कैसे कैसे प्रश्न मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वाइगोस्की साहब उपेक्षा किसका करते हैं, तो पियाजे का। और पियाजे का क्या है, तो जैविक, ठीक है। आपका उत्तर सी पड़ गया। नेक्स्ट है कि 1 वर्ष तक के शिशु आँख कान हाथ से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है। बहुत अच्छा,
जो बच्चा आँख कान नाक छू करके करे ना, उसको इंद्रिय गामक कहते हैं, क्योंकि आँख कान नाक सब इंद्रियाँ हैं। 5 इंद्रियाँ हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, 5 इंद्रियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लाइट जलाइएगा, जला लीजिए, थोड़ा सा आँख पर जोर पड़ रहा है। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा आँख पर जोर पड़ रहा था। अगला प्रश्न है कि भाई रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। सुनिएगा, वह सोचती है कि वह बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए, क्या है, क्या दिक्कत है, क्या वही अनुकूलन बनाने के लिए नियम का संशोधन किया जा सके, यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा संबंधित है। देखिए फर्स्ट है विषमांग नैतिकता। विषमांग जो वर्ड है ये आपका गलत है, समांग ठीक होता है, विषमांग गलत होता है। और बी कहता है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, यहाँ परिपक्वता ठीक होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ अपरिपक्वता, इसलिए आपका ये वर्ड गलत है। आज एक एक चीज़ को चुन के पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे बेटर है कि अगर पिकनिक पर जा रहा है, ठीक है, तो सहयोग की नैतिकता है, उसमें लिखा है कि सहमत नहीं है, तो सहयोग के ऊपर है, उसका नैतिकता कैसा है, सहयोग करने का है तो सहयोग करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, तो उसके सहयोग की नैतिकता हो जाएगी। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। देखिए व्यवहारिक बुद्धि त्रिस्तरीय में आता है, ठीक है, लेकिन प्रयोगात्मक आपका गलत है, ये सब त्रिस्तरीय में नहीं आता है। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि आ जाता है। अगला है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, बताए। अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया है, इसको याद रखना पड़ेगा। बुद्धि परीक्षण की बात करें तो अल्फ्रेड बीने होगा, अगर बुद्धि के सूत्र की बात करें तो क्या होगा, टर्मन होगा। क्या होगा, टर्मन। सूत्र की बात करें तो टर्मन, बुद्धि परीक्षण की बात करें माने आईक्यू परीक्षण की बात करें तो क्या होगा, अल्फ्रेड बीने। और अल्फ्रेड बीने साहब ने बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत दिया है, ये भी बात याद रखना है। ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है, बताएं। हाँ देखिए, ध्वनि संबंधित अगर आपको जागरूकता होगा ना तो उस दिन आप गायक बन जाइएगा, बहुत अच्छा सिंगर। ध्वनि के संबंध में आपको जागरूक अगर हो जाते हैं तो आपका धुन भी, माने कोई चीज़ आप गाना भी गाते हैं तो खूब अच्छा से उसको लय बना करके ध्वनि के साथ। तो वही बात बोला है कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। ये जो हेर फेर करता है ना गायक लोग, वही हेर फेर में मज़ा आता है। एक बार गाते गाते जाएगा लो मोशन में, फिर हाई मोशन करेगा, वही हम लोग गाना जब सुनते हैं तो मज़ा आता है। तो ध्वनि में हेर फेर करना ही क्या कहलाता है, ध्वनि संबंधित जागरूकता कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझते चलिए। आज का सेशन थोड़ा सा अल्टर है, सबसे खतरनाक है पूरा सीटेट के इतिहास में। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ये बात गलत है भाई, अगर आप किसी से भेदभाव करिए तो प्रभावित नहीं करेगा, करेगा। शिक्षार्थियों को हर्षोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चा से भेदभाव करते हैं तो बच्चा क्या हो जाएगा, हंसनोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन जाएगा। माने हंस न कहते मजाक उड़ाना, ठीक है, तो निष्पादन का कारण बन जाता है। अगर उसका किसी बच्चा का मजाक उड़ाते हैं तो अगला बार जब एग्ज़ाम देगा तो डर डर के देगा एग्ज़ाम कि सर जी पहले बार हमको मजाक उड़ाए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी पर चला जाएगा सबसे बेटर। बाकी सारे ऑप्शन को आप हटा के चलिए, क्योंकि भाई सारे ऑप्शन आप लोग करेंगे तो भाई बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस सेशन के लिए स्पेशल कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, बताएं। क्या, चाक्षुषीकरण, बहुत अच्छा। सीखने के शैली का एक उदाहरण है चाक्षुषीकरण, माने देख करके सीखना।
लेकिन हमको बताइए जरा, संग्रहण क्यों नहीं हुआ? सीखने का शैली संग्रहण होगा? नहीं होगा। तथ्यात्मक होगा? नहीं होगा। स्पर्श छू करके होगा सीखने का शैली? नहीं होगा। ये छू करके कौन करता है? ब्रेल लिपि वाला सब तो नहीं ना करता है। तो चाक्षुषीकरण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति कोई भी शैली को क्या कर सकता है? सीख सकता है, देख करके ही सीखता है। जैसे कि जो लोग ऑनलाइन मेरा क्लास देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, या ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो लोग देख करके सीख रहे हैं ना, तो चाक्षुषीकरण हुआ। अगला प्रश्न कि एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है, जिसके बाद योजना बनाता है। उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद क्या करता है? योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह डैश कर रहा है, सीखने के लिए वाला मानेंगे, क्योंकि ये बच्चा का काम करेगा। कोई भी टीचर काम करेगा तो बच्चा वाला ही करेगा। चलिए सर, आपका अगला प्रश्न आ गया है, पूरा दिमाग लगा लेना है, सुस्त नहीं होना है, पढ़ना जरूर है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? पढ़ने का समय देंगे हम। फर्स्ट में बताए कि गलत क्या किया। फर्स्ट में तो भाई कह रहा है कि सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी चाहिए। भाई जरूरी नहीं है कि सोमवार को लिया जाए, प्रत्येक स्कूल का अलग अलग नियम होता है, प्राइवेटों में और सरकारी में कहीं भी सोमवार को एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। होता है? नहीं होता एग्ज़ाम, कोई भी दिन हो सकता है। सरकारी में बी में बोला कि उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ये बात गलत है, इतना भी जोर दे करके बोल रहा है, उस पर नहीं जाएंगे। शिक्षार्थियों के मूल और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म जो अवलोकन है ना, वो आपका गलत है। सूक्ष्म अवलोकन क्यों करेंगे? माने छोटा सा अवलोकन, है ना, ये आपका गलत हुआ। तो क्या होगा? व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, है ना, ये सबसे बेटर आपका यही होगा। विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत जो काम करते हैं ना टीचर, माने आप किसी विद्यालय में काम करते हैं, सुनिए ठेठ में, तो आप वहाँ के लिए अच्छा स्वामित्व का भावना रखिएगा जहाँ काम आप करिएगा। नहीं रखिएगा तो आप टिकिएगा नहीं। अगला है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। देखिए हमारी बात सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। पहले के ज़माने नहीं, आजकल जो जितने भी स्कूल है सारे स्कूल में ग्रेड की सुविधा किया जा रहा है। इंटरव्यू जो होता है वह रैंक पर होता है, और एमए का जब भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एमए के बाद में एक इंटरव्यू होता है। जब एमए का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका एक इंटरव्यू होगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ग्रेड दिया जाता है, और उस ग्रेड में आता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, प्रदर्शन के हिसाब से। अब कहिएगा कि सर ए ग्रेड किसको मिलेगा? तो जिसका प्रदर्शन खूब अच्छा है। तो भाई खूब अच्छा से काम चलेगा? नहीं चलेगा। नंबर बताइए सर कितने से? तो 90 से लेकर के 80 से लेकर के 90 तक अगर जिनका प्रदर्शन जा रहा है उसको ए ग्रेड में रखा जाता है, और 70 से 80 में जो आता है उसको बी ग्रेड में, और 60 से लिखा जाता है आपका 70 में सी ग्रेड में। मतलब कि जो भी ग्रेड अगर दिया जाए उस ग्रेड पर बिना विश्लेषण का काम नहीं होगा। अब हम तो बोल दिए 90 से 80 से लेकर के 90 तक ए ग्रेड, लेकिन कुछ विद्यालय है वो कहेगा कि नहीं मानेंगे हम इसको, हम तो 60 से 70 में मानेंगे ए ग्रेड। तो सबका अलग अलग है, सबका विश्लेषण क्या है? अलग अलग। मतलब कि कहीं भी ग्रेड की बात करें सीटेट में, वहाँ पे क्या होगा? विश्लेषण होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर जो जा रहा है यहाँ पे विश्लेषण पर जा रहा है। आप कोई समस्या नहीं है। अगला छतराएं हो गया क्वेश्चन, बताए आप लोग। छतराएं क्या करता है? छतराएं
गणित, हाँ गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। आगे पढ़िए। अपने आयु के लड़के तरह गणित में अच्छे होते हैं, माने लड़का और लड़की दोनों गणित में अच्छा होता है, ठीक है। यही मारेंगे छतराए माने लड़की, अपने आयु के जो लड़का होता है उसी तरह से वो भी अच्छा होता है। ये जरूरी नहीं है कि कमजोर होता है, ठीक है। आगे आते हैं। शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करना। अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। क्या मानेंगे? हाँ, इसको डिस्लेक्सिया पकड़ लिया है। एक सेकेंड, इसको पकड़ा है डिस्लेक्सिया। चलिए, समझ में अगर नहीं आए ना तो आप एकदम बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये मत घबराइएगा कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो नहीं पूछेंगे, पूछिएगा जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला, प्रवाहपूर्ण, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। बताए। प्रतिभा की अपसारी नहीं मारेंगे, क्योंकि अपसारी तब जाता है जब सृजन की बात करें, अपसारी तब जाएगा जब रचना की बात करें, निर्माण की बात करें। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या? प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिक और लचीलापन जो होता है उस विद्यार्थी के अंदर होता है। जो विद्यार्थी क्या होता है? प्रतिभा वाला होता है, ठीक है। जो ज़्यादा मतलब कि पढ़ने में तेज है वह फुटुर नहीं करेगा, लेकिन जो कम तेज है ना वही करेगा फुटुर, समझते हैं ना। चलिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों आ गया को डैश से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। किस पर? देखिए, हम आपको समझाते हैं। अगर कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है आपका स्कूल में या आप जो प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं, आपका बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको आप राय दीजिए कि तुम सृजन पर अधिक जोर दो। अगर सृजन नहीं रहे अगर ऑप्शन में तो क्या मानेंगे? सर्जन, चीरफाड़। सर्जन बनने का होता है चीरफाड़ वाली बात, तो यहाँ पे मारेंगे चीरफाड़। सर्जन पर जोड़ देगा, समझ पर नहीं। प्रतिभाशाली जो होता है ना, सुन लीजिए हमारी बात, उसके पास समझ पहले ही से ठूस के बड़ा होता है। उसको आप आगे बढ़ाना चाहिएगा कि समझ पर बढ़ाना चाहिएगा। वो तो समझता है हर चीज़, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रत्येक चीज़ समझता है, तो उसको आगे बढ़ाना है तो आप उसको कहिए कि सर्जन पर माने निर्माण पर तुम जोड़ दो, ताकि तुम कुछ कर सको आगे चल कर। क्या आगे चल के हो सके वैज्ञानिक ही बन जाए। देखिएगा आजकल के बच्चा सब बुलडोजर बनाता है। ये जो सुई भोंकने वाला जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको? नीडल, सिरिंज, उसमें भर करके पाइप में मारता है, तब बुलडोजर ऐसे काटता है, माटी बनाता है कि नहीं बच्चा? तो सर्जन हुआ एक प्रकार से, निर्माण कर रहा है। आजकल कितना बच्चा रॉकेट भी बनाया है, आपको पता होगा। चलिए, गणित में अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? देखिए, नियोक्ता का आकलन निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीका से करते हैं? तो नियोग होगा, उसका क्या करेंगे? निदान करेंगे। बहुत अच्छा, जो नियोग है उसको निदान करिए, बात खत्म। अगला है कि सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणा की समझ बढ़ाते हैं। क्या बताते हैं? चलिए, अब हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट बोला विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। यहाँ क्या बोला? सिद्धांत चित्र डैश के नवीन अवधारणा को समझ बढ़ाते हैं, नया अवधारणा को। तो भाई यहाँ कह रहा है क्या? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण। विषय माने किताबी वाली बात हो गई, गलत। बी बोला विशिष्ट विवरण, तो विशिष्ट ही गलत होता है। अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता करने के लिए नहीं।
अध्ययन वाली बात गलत गया, बच्चा सब कितना अध्ययन करेगा। 1 to 5 है। अब का सिद्धांत चित्र, अगर कोई भी चित्र दिया है जो सिद्धांत बता रहा है उसको तर्कपूर्ण ढंग से सीखिए, तभी आपको सिद्धांत के बारे में पता चलेगा। कोई भी सिद्धांत बना है जीवन में, याद रखिएगा, बिना तर्क लगाए सिद्धांत नहीं बनता है। बिना तर्क का कोई सिद्धांत नहीं है आज तक। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, उसमें भी तर्क है कि क्यों भाई कोई वस्तु नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता है, क्या तो तर्क चलेगा, सिद्धांत रहेगा तो तर्क के अनुसार ही चलेगा। अगर आप लोग को नींद अगर आ रहा है तो पानी उनी का सेवन करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपको नींद, पंखा चलेगा तब तक नींद लगवे करेगा, पानी उनी का सेवन करते रहिएगा। चलिए, अल्बर्ट बांडुरा साहब आ गए। अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सही है, पढ़िएगा जरूर, नींद भागेगा। हाँ, बच्चे सीखने के लिए प्रारूप मॉडलिंग एक तरीका है, और आज से लेकर के अब आपको एग्जाम तक याद रखने पड़ेगा कि भाई बांडुरा की बात करें तो मॉडलिंग और प्रतिरूप जो है स्पेशल बांडुरा साहब का है। आप तो जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। बांडुरा की बात करें तो प्रतिरूपण और मॉडलिंग उसी को कहते हैं, ये वाला बात आपका जरूर आएगा बांडुरा में, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक कहा है वो कहा है, सीधा सा बात है। अगला है निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, क्या शामिल है, क्या शामिल है, समान से विशिष्ट की ओर, बात सही बोले, समान से विशिष्ट से ही निगमनात्मक तर्कना शामिल है, माने किसी का निदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला विशिष्ट से समान, ये बात गलत हुआ। बी में क्या है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण, लेकिन पुनर्निर्माण जो है ये आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें बच्चा उब जाएगा। और डी में क्या गलत है कि अन्वेषण, सीखना और स्वतः खोज परख संबंधित पद्धतियाँ, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेटर है निगमनात्मक तर्कना में समान से विशिष्ट की ओर तर्कना। और आप लोग जब ऑनलाइन इसको देखिएगा तो निगमनात्मक तर्कना लिख करके इसको समान से विशिष्ट कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। आज का सेशन आप लोगों को ऑनलाइन भी देखना है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक साहब का है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं और अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटि को कम से कम करने में मदद करता है, तो यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। देखिए, अभ्यास की बात कभी करें, आज से लेकर एग्जाम तक हम इस प्रकार से जब भी हम वर्ड बोले ना उसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। अभ्यास की बात करें, त्रुटि की बात करें, भूल की बात करें, प्रयत्न की बात करें, आपका जाएगा थॉर्नडाइक का हक। क्या जाएगा? थॉर्नडाइक। देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं ना कहीं अभ्यास लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? तो अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत कौन दिया था? थॉर्नडाइक साहब दिए हैं। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना होगा, नहीं होगा। बी, गति प्रक्रम विचार लेकिन समानुभूति। देखिए, संवेग जो होता है ना उसको अनुभव करते हैं। आपको मन कर रहा है कोई कुछ खाने का, ये क्या है? आपका अनुभूति है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? संवेगात्मक बुद्धि क्या होता है? समानुभूति है। गतिक में नहीं जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि क्या है? तो समानुभूति देना है। आपका क्वेश्चन यही ना है कि कहीं कहीं गतिक जाता है, यही क्वेश्चन है। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि समानुभूति देता है। आंसर में क्या होगा? समानुभूति। संवेगात्मक संवेग माने क्या? अच्छा, इसको छोड़िए, हम आपको समझाते हैं दूसरे तरीका से। आप किसी आपका बच्चा कोई घबरा गया, 20 में उसका 5 नंबर आया,
आप उसको समानुभूति दीजिएगा कि गति प्रक्रम बताइएगा। समानुभूति देंगे, तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो, घबराओ नहीं, नेक्स्ट बार कोशिश करोगे। ये क्या होता है, समानुभूति देना होगा उसको, है ना। तो हम लोग कहते हैं उसको सहानुभूति, यहाँ लिखा है समानुभूति, ठीक है। वही बात उसी से जुड़ा हुआ है, संवेग पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। सुनिएगा कितना मजेदार क्वेश्चन है। एक आंतरिक बल माने आपके अंदर का बल जिस दिन जग गया ना, अंदर से रोमा खड़ा कर देगा वो, ठीक है। वो खूब प्रोत्साहित करेगा कि अब की बार तुम निकाल लोगे, और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है कि हाँ तुम करो, तुम कर सकते हो। तो उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? अभिप्रेरणा, क्योंकि प्रोत्साहन से अभिप्रेरणा होगा, आंतरिक से क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या चलिए, ऊपर लिखा हुआ है आंतरिक बल, तो नीचा होगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? देखिए हम आपको ट्रिक बताएंगे जो जीवन में आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, आज से लेकर के एग्जाम तक जितना बार बोले हैं इस वीडियो में, इसको जरूर नोट करिएगा। अगर जीवन में कभी भी अभिप्रेरणा आ गया तो 110% कहते हैं ठोक करके कि अभिप्रेरणा आएगा। अगर अभिप्रेरणा आएगा तो क्या जाएगा, आवश्यकता जाएगा एकदम 110%, 110% आएगा। माने आवश्यकता अभिप्रेरणा का क्या है, जननी है, अभिप्रेरणा को जन्म करता है। तो आवश्यकता का दोस्त कौन हुआ, अभिप्रेरणा, एकदम 110%। आवश्यकता आएगा तो अभिप्रेरणा आएगा, अभिप्रेरणा आएगा तो आवश्यकता आएगा, एकदम एक दूसरे के विपरीत है। जिस प्रकार से सृजनात्मक आता है तो क्या जाता है, अपसारी, उसी प्रकार से यो एगो है। अगला, प्रेरणाएं अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की व्यवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्ति लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। कैसे संबोधित करेगा, देखिए प्रेरणाएं अनुभूतियों, देखिए अनुभूति कब होगा, भावना से अनुभूति कर रहे हैं आप, महसूस कर रहे हैं। अब महसूस करना क्या कहलाता है, भावना। तो मारेंगे एकदम गर्दा उड़ा करके, कोई दिक्कत है? अगला सीडीपी का अंतिम है, लेकिन साथ साथ हम मैथ भी कराएंगे इसी सेशन में, रोकना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? हाँ, अर्थपूर्ण अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई सकारात्मक है, नहीं तो सारा बेकार है। अब आइए मैथ पर कितने नंबर से पेडागोजी जरा आप लोग बताएं। 46 पर है, आ जाओ भाई 46। हाँ आ गया है आप लोग के लिए स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन संख्याओं, मात्राओं का मापन आदि प्रशिक्षण क्या कहलाता है? तो बोला गणित में संख्या। देखिए हम आपको एक बार और बोले थे कि संख्या के बारे में बोले, गणना के बारे में बोले, ठीक है। उसमें क्या होता है, संकीर्ण उद्देश्य, क्या संकीर्ण मार के आइएगा। और एक और ट्रिक सुन लीजिए कि संकीर्ण कहीं भी रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मार के आइएगा, आ रहा है समझ में तो ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। देखिए एक बचवा है जो ये मैथवा को कैसे सजाया, देखिए तो सजाया ठीक है। 8 को सजाना चाहिए 2 के सामने, लेकिन 8 को सजा दिया है, इधर से सजाया है। तो जिसको गणित बैठाने नहीं आ रहा है तो स्थानीय मान होगा, उसको क्या दिक्कत है स्थानीय मान। आज जिसको हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है, पूर्ण समूहीकरण। बहुत अच्छा। अगला कि कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? बताए। देखिए बहु माने बहुत सारा, अनुशासनात्मक
माने सारे लोगों के द्वारा अनुशासन रखते हैं, किसमें? झंडा में। बस। और एक और चीज़ ट्रिक याद रखिए कि झंडा वाला बात कर दे तो आप ही के लिए आया है आंसर। वो हथेली पत्ता की बात कर दे तो आप ही के लिए आया है आंसर। इस प्रकार के आंसर समावेशी शिक्षा आया है तो आपके लिए आया है, मारने के लिए आया कि मारिए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न मार के आइएगा। अगला लिखा, और ये जो फोटो है जीवन में कहीं भी दिखाई देगा, स्थानीय मान 110% सही जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? जो बता रहे हैं ना उसको दिमाग में बैठाना है। अब कहेगा सर स्थानीय मान कैसे? देखिए दाहिने साइड वाला फिगर देखिए, नहीं पहले इधर वाला देखिए, फर्स्ट वाला बाएं साइड वाला। इसमें पहिलका लाइन में बुनका बुनका दिया है ना, बुनका बुनका पहिलका लाइन में। देखिए दाहिने साइड वाला फिगर देखिए, इसमें दूसरका लाइन में बुनका बुनका दिया है। तो पहिलका लाइन में दिया उसको इकाई कहेंगे, दूसरका लाइन में दिया उसको दहाई कहेंगे, तीसरका में देगा उसको सैकड़ा कहेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा किस में पढ़ना है? स्थानीय मान में पढ़ना है नहीं जी? मैथ तो बहुत मजेदार। अब देखिए अगला प्रश्न भी आ गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की दी गई आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर, ये वर्ड अगर दिखाई दे दे, क्या वर्ड? दिखावट के आधार पर, तो क्या मानेंगे? मानसिक चित्रण मानेंगे। एक और आता है चाक्षुषीकरण मानेंगे, एक और आता है स्तर 0 मानेंगे। 3 आंसर सुनिएगा। दिखावट के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना चाक्षुषीकरण कहलाता है, मानस चित्रण कहलाता है, और क्या कहलाता है? स्तर 0 कहलाता है। 0 1 नहीं मारिएगा, क्योंकि वैन हीले साहब 0 से शुरू किए थे। दिखावट के आधार पर 0 माना। अब विश्लेषण स्तर को स्तर 1 कहते हैं। ठीक है, एक और ट्रिक बता देते हैं, भूलिएगा नहीं। दिखावट रहेगा तो स्तर 0 मारेंगे। ठीक है, अगर रहेगा कोण, भुजा, शीर्ष के बारे में, कोण के बारे में, शीर्ष के बारे में, तो क्या मारिएगा? विश्लेषण। क्या मारिएगा? बस ये सब ट्रिक है जिसको आप इस्तेमाल करिएगा, एकदम सही जाएगा। ये 5 साल का अनुभव बताया जा रहा है आप लोगों को। कोण आप भुजा की बात करें ना तो विश्लेषण जाएगा। 2 ज्यामितीय आकृति का भी ट्रिक बताए थे, सब जान रहे हैं आप लोग, इसलिए नहीं बता रहे हैं। कि मान लीजिए एक वर्ग है और एक आयत है, 2 ज्यामितीय आकृति बोल दे। एक त्रिभुज है, वो भी कैसा? समबाहु त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। मतलब कभी भी 2 ज्यामिति का नाम दे दे, एक वृत्त दे दे, एक वर्ग दे दे, एक आयत दे दे, एक समचतुर्भुज दे दे, माने 2 ज्यामिति नाम आ जाएगा तो संबंध स्तर, कौन स्तर? स्तर कौन सा? 2। कौन सा स्तर? स्तर 2। चलिए, तो इसमें कौन सा जाएगा? मानसिक चित्रण था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हस्तप्रक प्रतिमान स्थित चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो ये जो 5 तरीका है वास्तविक संसार को दर्शाने का, वो क्या कहलाता है? 5 तरीका। गणितीय चिंतन एवं विचार। इसी में आपका आ जाएगा ज्यामिति, इसी में आ जाएगा गणित का पाठचर्या, इसी में आ जाएगा गणित का शब्द भंडार, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, कोई गलत ऑप्शन नहीं है, आपका उत्तर सबसे बेटर 1 पर जाएगा। अगले पर आइए। प्रश्न तो ये शायद क्या कहता है प्रश्न, इसको छोड़ के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रश्न है, हम आपको समझा देंगे जब मैथ बताएंगे तो। ठीक है, चलिए अगला है कि गणित के शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोधन का संभावित संकेत क्या है? बताएं। देखिए, चाक्षुष माने क्या होता है? चाक्षुष मतलब होता है देखना। अगर जिसको देखने में लिखा है अवरोध, अवरोध माने क्या? दिक्कत हो रहा है, उसको क्या होगा? कठिनाई ना होगा। तो क्या होगा? गणित संबंधी तथ्यों के संधान में अयोग्यता और समय बनाने में
कठिनाई, माने जिसको दिक्कत हो रहा है देखने में तो उसको समय बनाने में भी दिक्कत होगा। उत्तर कौन सा जाएगा? ए पर। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको नवोदय विद्यालय में पढ़ना है। इसका अर्थ बताते हैं, माने ये कौन सा फिगर है जो दूसरे फिगर में घुस जाएगा पूरा का पूरा, कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। इस प्रकार का प्रश्न अगर नवोदय विद्यालय में दिया रहे तो इसका उत्तर क्या होगा? इस खेल का उद्देश्य पूछ रहा है आपसे। देखिए क्या उद्देश्य है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये जो खेल है कि कौन सा फिगर किस में घुस जाएगा पूरा का पूरा, और घुस जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है, टीचर करा रहा था, बताए। क्या व्यस्त रखना है? नहीं, ये तो बात गलत हो गया। बी है कि विभिन्न विन्यास के समान आकृतियों की पहचान करने और बच्चों की मदद करना, बस यही होगा। विभिन्न आकृतियों के विन्यास कैसे, कौन किससे संबंधित है उसको बच्चा पहचानेगा। अगर नहीं पहचान पा रहा है तो आप मदद करिए उसका। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जीवन में कभी भी जियो बोर्ड की बात करें, ज्यामितीय आकृति मारेंगे। क्या मारेंगे? ज्यामितीय आकृति मारेंगे। और विशेषता आप कहेंगे सर ज्यामितीय आकृति तो फर्स्ट में भी है, लेकिन आकृति नहीं है उसमें, उसमें किरण है, कोण है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। तो ज्यामितीय आकृति माने बहुत सारा होता है भाई, त्रिभुजाकार भी होता है, आयताकार भी होता है ना, इसलिए हम इसी को मारेंगे। देखिए 56 नंबर आप लोग डायरेक्ट मिलान कर लीजिए कि क्रम में कौन होगा और इसको याद कर लीजिए। एक बार हम रिपीट करते हैं, उसके बाद आप लोग रिपीट करिएगा। पहले क्या करेंगे? प्रतीक बनाएंगे, प्रतीक भाषा। क्या करेंगे? पहले प्रतीकात्मक भाषा, तब गणितीय समस्या समाधान की भाषा, तब गणितीय स्थिति की भाषा, तब रोजमर्रा की भाषा। बी नंबर ऑप्शन है कि नहीं? 56 का ये होगा। पहले रोजमर्रा, यही तो हमसे मिस्टेक हुआ। देखिए पहले रोजमर्रा की भाषा में पढ़ाइए आप बच्चा को, क्या करिए? रोजमर्रा के भाषा में पढ़ाइए, उसके बाद गणितीय स्थिति के भाषा में पढ़ाइए, तब समस्या समाधान करवाइए, तब प्रतीकात्मक भाषा। तो आप लोग बोलिएगा, हम पूछते हैं 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। चलिए, मतलब रोजमर्रा, गणितीय स्थिति, समस्या, तब क्या? प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया। गणित में प्रकमन संबंधित प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों और कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन एवं निपुणता के साथ उसका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश और संकेत करता है। देखिए ऊपर जो बात बोला है ना, बिना काम के बोला है, सीधे पूछ देना चाहिए इसको, गणित में लचीलापन क्या संकेत करता है, बताए। देखिए याद रखिएगा, एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करना। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आ गया, आप अनेक तरीका से उसको हल कर रहे हैं, तो सबसे बेटर आप ही हैं, ठीक है। अनेक तरीका से हल करना सबसे बेटर होता है। अगला, एक बचवा है, देखिए 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। देखिए कैसे कर रहा है, एकदम नीचे जाइए, 27 को 27 रहने दिया, 38 को क्या कर दिया? 40 कर दिया, 67 इस प्रकार से लिख करके 67 आया उसका, और 67 में से 2 को घटा दिया क्योंकि 2 को बढ़ाया था। तो पहले बढ़ा देना, तब जोड़ देना, बाद में फिर घटा देना। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, पहले बढ़ा के जोड़ लेना, जितना बढ़ाए हम उतना बाद में घटा लेना। क्या कहलाता है? प्रतिकारी विधि। क्या कहलाता है? प्रतिकारी विधि कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कि मानसिक गणित संबंधित गतिविधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में किस ओर अवसर उपलब्ध कराती है, बताए। तो मानसिक गणना संबंधित क्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज संख्या परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। तो बच्चा कोशिश कर रहा है, कोई भी जोड़ देने की बात नहीं है, इसलिए आपका उत्तर आपका 1 सबसे बेटर होगा, ठीक है। पेपर पेंसिल कभी भी सही नहीं जाता है,
एल्गोरिदम बोले तो कलन विधि गलत होता है, और लास्ट में परीक्षा की बात किया है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते थे नेगेटिव पॉजिटिव्स के तौर पर। और आज का शायद अंतिम प्रश्न होगा क्या? चलो, कहता है कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्ह, सिक्का, घड़ी के सुइयों में अंतर नहीं कर पा रहा है। अच्छा बताइए, आपके पास कौन ऐसा बच्चा होगा जो घड़ी के सुई और मिनट में अंतर नहीं कर पाएगा? तो जिसको दिखाई नहीं देगा वही ना नहीं कर पाएगा सही से। तो आपका उत्तर हो जाएगा दृश्य प्रक्रम में उसको दिक्कत है। आपका उत्तर सी पर चला गया। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग इस सेशन को ऑनलाइन भी देखें और जो भी चीज़ छूटा है उसको आप नोट करने का कोशिश करिएगा, ठीक है।